एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउड। और आज हम बात करेंगे सीवीएस का एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, शौक के बारे में। शौक जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट है कि शौक क्या होता है, इसके जो टाइप्स पूछे जाते हैं और शौक होता क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं। अगर मैं बात करूं कि शौक के बारे में बात करूं कि शौक होता क्या है, तो क्या है कि अगर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट में हमारा जो टिश्यू होता है उनके पास एक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, करेक्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक इस्चीमिया कंडीशन हो जाती है। अब जब इस्चीमिया कंडीशन हो जाती है, जिसके कारण फिर मैंने कहा कि ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, मतलब टिश्यू के पास ऑक्सीजन है, वो टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, करेक्ट। और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं वो टाइम के रहते अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो ऑर्गन है वो भी फेलियर हो जाते हैं, जिसके कारण भी शॉक हो जाता है। तो शॉक की डेफिनेशन यही है, shock is any situation in which inadequate tissue perfusions that can be result in ischemia followed by necrosis and then possibly even the organ failure not resolved। वही है जो मैंने बोला कि कभी शॉक एक ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इस्चेमिया कंडीशन हो जाती है, और जब ऑक्सीजन टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जिसके कारण नेक्रोसिस भी हो जाता है। और ये कभी कभी क्या हो जाता है, टाइम के रहते अनुसार जो ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जो नॉट रिवर्स नहीं हो पाते, जिसके कारण शॉक हो जाता है। 4 तरह के टाइप है शॉक के: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाइपोवोलेमिक नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब लो, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, तो मतलब कम, अगर वॉल्यूम ब्लड के अंदर अगर ब्लड के अंदर जो कम वॉल्यूम हो जाता है, जिसके कारण अगर ऐसा शॉक हो जाता है जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ब्लड लॉस हो जाता है। उसके बाद में कार्डियोजेनिक की अगर बात की जाए, कार्डियो मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो अगर मान लो कि हार्ट है, अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए, करेक्ट, जिसके कारण भी कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, मतलब जिसके कारण भी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण शॉक हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की बात की जाए तो ब्लड के जो पासेज में कहीं, अगर कोई भी किसी भी तरह का जो ब्लड है, ब्लड पासेज में अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण भी हमारा टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और वो वहां पे भी शॉक कंडीशन जनरेट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की जाए, ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है सेप्टिक, एक होता है एनाफाइलेटिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। तीनों को सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी कुछ मिनट बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइपोवोलेमिक शॉक ले लेता हूं कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या हो जाता है कि ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है, मतलब वो ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, मतलब ब्लड लॉस हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण हो जाता है। ट्रॉमा जो कंडीशन हो जाती है, जिसके कारण हो जाता है। और ड्यूरिंग सर्जरी की अगर बात की जाए, सर्जरी के समय जैसे पोस्ट पेल्टम हो जाता है और हेमरेज कंडीशन हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, वो सारी की सारी जो कंडीशन है हाइपोवोलेमिक के कोज है इसका। उसके बाद में वो डायरेक्ट ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे ड्यूरिंग वोमिटिंग, डिहरिया और 3 डिग्री बर्न के समय डायरेक्ट ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक जनरेट हो जाता है। अब कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर फीचर है, वो भी देख लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने अभी भी कहा कि हाइपोवोलेमिक के अंदर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम है। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो हमारी हार्ट रेट कम होगी, अगर हार्ट रेट कम होगी तो बीपी भी कम होगी, अगर बीपी कम होगी तो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस होगी। हाइपोटेंशन क्या होता है कि अगर बीपी की लेवल कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कंडीशन बोलते हैं, अगर बीपी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको हाइपर टेंशन बोला जाता है। तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी का लेवल कम हो जाता है। रैपिड एंड 3D प्लस हो जाएगी, मतलब उसके बाद में कोल्ड पेल एंड क्लेमी स्किन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह का एक ऐसा पेशेंट है जिसकी स्किन कोल्ड है, ठंडी है, एक पेल है,
येलो कलर की थोड़ी, और क्लेमी है मतलब मॉइस्ट है उसकी स्किन, तो अपन देख के बता सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर एक हाइपोवोलेमिक कंडीशन है शॉक की। करेक्ट, उसकी स्किन देख के अपन बता सकते हैं। उसके बाद में रैपिड एंड स्लो ब्रीदिंग है। रैपिड एंड स्लो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो मतलब जो वो सांस तो लेगा, बार बार सांस तो लेगा, मतलब बार बार ब्रीदिंग करेगा, बट उसके अंदर जो ब्रीदिंग करेगा ना बार बार, उसमें मतलब वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। करेक्ट, तो उस वो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, एक्सेसिव थ्रस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कार्डियोजेनिक के बारे में बात की जाए, कार्डियो मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर मान लो कि हमारा जो हार्ट है पूरी पंप अगर पंप नहीं हो पा रहा सफिशिएंट अमाउंट में, अगर एक्शन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, और जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण शॉक है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके कुछ कॉजेज के बारे में बात करते हैं। जैसे मायोकार्डियटाइसिस कंडीशन हो जाती है, मायोकार्डियन इंफ्रैक्शन कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर एसटी कर्व है। जब ईसीजी पढ़ते हैं तो एसटी कर्व है, जो जब ज्यादा एलिवेटेड होता था ना मायोकार्डियन इंफ्रैक्शन के अंदर, वो सारी चीजें भी अपन देखेंगे। वेल ऑफ डिसफंक्शन हो जाता है, हमारा जो वेल्व है वो पूरी तरह से प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते, जिसके कारण भी कार्डियोजेनिक शॉक प्रोड्यूस हो जाता है। एरिथमिया कंडीशन हो जाती है। एरिथमिया कंडीशन मतलब इसके अंदर जो हमारा हार्ट रेट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाता है, जिसके कारण भी कार्डियोजेनिक हो जाता है। और ये सब होने के की वजह से क्या हो जाता है कि कार्डिक आउटपुट घट जाता है। और जब ये कार्डिक आउटपुट घट जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो लंग्स हुए और जो विसरा, मतलब जो विसरा का मतलब है कि जो इंटरनल ऑर्गन है जिनके अंदर कॉन्जेशन हो जाएगा, और जब कॉन्जेशन हो जाएगा उसको बोला जाता है कॉन्जेस्टिव शॉक। अब उसके बाद में बात करता हूं ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मैंने कहा था कि अगर ब्लड के पासेज के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन शॉक के अंदर, मान लो अगर कार्डिक आउटपुट घट जाता है, अगर कार्डिक आउटपुट घट जाता है जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। जो हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो जाता है कि कार्डिक आउटपुट घट जाता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और जब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तीन तरह की कंडीशन, पल्मोनरी कोई भी किसी भी तरह का एम्बोली कंडीशन हो जाती है, कार्डिक टेम्पोनेट कंडीशन, टेंशन निमोथोरेक्स के कारण हो जाता है। ये सारे इसके कॉजेज हैं के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब मैं डिटेल में स्टडी करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, शॉक के बारे में। जो तीन कंडीशन है, सेप्टिक, एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक, तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं अपन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में बात की जाए तो ब्लड वेजल्स आर सो एक्सटेंड, अगर ब्लड वेजल्स ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसके कारण जो सिस्टमिक वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस होता है, जो एसवीआर, वो घट जाता है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो ब्लड वेजल्स ज्यादा एक्सटेंड हो गए, तो जिसके कारण जो एक एसवीआर होता है, जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, वो घट जाता है। तीन तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक की अगर बात की जाए, सेप्टिक जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्शन होना, मतलब अनकंट्रोल इन्फेक्शन हो जाना। तो ये अनकंट्रोल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये तो तीनों तरह के जो शॉक है, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सबके अंदर एक वासोडाइलेटन कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद में सेप्टिक शॉक की अगर बात की जाए, सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन, और ये अनकंट्रोल इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर, जिसके कारण हो जाता है। और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जब अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, तो वहां पे दो तरह के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ते हैं अपन को। बैक्टीरिया का जब मोनेरा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोनेरा के अंदर आपको बैक्टीरिया पढ़ना पड़ता है, तो वहां पे अपन पढ़ते हैं दो तरह के बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन प्रेजेंट है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन प्रेजेंट एब्सेंट है अगर ग्राम पॉजिटिव, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण उसके द्वारा ये एक बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आ जाता है, हाई फीवर हो जाता है पेशेंट के अंदर, और वासोडाइलेटन कंडीशन होता है। वासोडाइलेटन तो भाई सबके अंदर होगी, करेक्ट। वासोडाइलेटन कंडीशन हो जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी मतलब प्लाज्मा लीक होगा, और जब प्लाज्मा लीक होगा मतलब ब्लड प्रेशर घटेगा, और जब ब्लड प्रेशर घटेगा जिसके कारण हमारी जो टिश्यू है उस टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी।
और जिसके कारण शॉक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है एनाफ्लेटिक शॉक। एनाफ्लेटिक शॉक का नाम से पता चल रहा है कि ये एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, मतलब सीवियर एलर्जी। तो यहाँ पे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। एग्जांपल है जैसे बिस्टिंग हो गई, फूड एलर्जी, ड्रग्स एलर्जी। जैसे मान लो कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है, अगर उसने पेनिसिलिन ले ली जिसके कारण उसके अंदर क्या है कि हिस्टामिन, ये सभी के अंदर बिस्टिंग की वजह से, फूड एलर्जी, ड्रग्स एलर्जी की वजह से, इन सभी की वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है। और जब हिस्टामिन रिलीज हो गया जिसके कारण वासोडाइलेटर हो गया। वासोडाइलेटर हो गया मतलब परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल से बढ़ेगी। अगर परमिबिलिटी ब्लड वेसल्स की बढ़ जाएगी, दूसरी कंडीशन कि ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो वेनस रिटर्न नहीं होगा। अगर वेनस रिटर्न नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट है वो सफिशिएंट रूप में नहीं हो पाएगा। कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाएगा तो जो हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और जब टिश्यू के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जिसके कारण शॉक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल कंडीशन हो जाती है न्यूरोजेनिक शॉक। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स होता है, उस सेरेब्रम कॉर्टेक्स के पास जो मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर रूप में पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है कि कंजेशन हो जाती है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। जब कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है कि न्यूरोजेनिक शॉक मतलब शॉक जनरेट हो जाता है। अब जिसके कारण क्या हो जाता है कि वासोडाइलेटर कंडीशन हो जाएगी। मतलब मान लो अगर कोई भी किसी भी तरह का एक ऐसा पेशेंट जिसके जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स के पास प्रॉपर रूप में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, करेक्ट, मतलब जब ब्लड पूरी तरह से प्रॉपर रूप से ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी तरह से सेरेब्रम कॉर्टेक्स के पास नहीं पहुंचा, जिसके कारण क्या हो गया कि उस पेशेंट के अंदर जो कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा वो। और जब कॉन्शियसनेस लॉस हो गई इसके अंदर तो वो एक वासोडाइलेटर कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और जब वासोडाइलेटर कंडीशन जनरेट हो गई जिसकी वजह से मतलब कहने का मतलब वो जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो क्या बेहोश हो जाएगा, करेक्ट। और उसको अपन बोलते हैं वेसोवेगल साइनोकोप, करेक्ट। तो यहाँ पे ये बोल लिखा हुआ है सडन ट्रांजिशन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस ड्यू टू द डिक्रीज सेरेब्रम कॉर्टेक्स ब्लड फ्लो। मतलब अगर ब्लड का जो फ्लो है अगर सेरेब्रम कॉर्टेक्स के पास अगर नहीं पहुंच पाता है या बहुत कम अमाउंट में पहुंचता है जिसके कारण जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा, करेक्ट। और सडन ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट मार्क, और जिसकी वजह से हमारे एक वासोडाइलेटर एक्टिविटी हो जाती है, करेक्ट। और जब वासोडाइलेटिंग एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से देयर इज अ पेरिफेरल पुलिंग्स ऑफ द ब्लड एसोसिएट विद द फेंटिंग। फेंटिंग मतलब बेहोशी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है बंदा, करेक्ट, क्योंकि सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुंचा ही नहीं ना, मतलब टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, शॉक जनरेट हुआ तो यही तो पढ़ना है, शॉक ही तो पढ़ने पर, तो जिसके वजह वेसोवेगल साइनोकोप हो जाता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने शॉक के जितने भी टाइप थे उन सबको डिटेल में बताया। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोस स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।